Hello to all, please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 24th September of 2020 and it's a Thursday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। जैसे पहला क्वेश्चन है, NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कब स्टैब्लिश किया गया था? यह आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कब स्टैब्लिश किया गया था NCW। सेकेंड क्वेश्चन आता है, कहते आर्टिकल 2 क्या डिफाइन करता है? आर्टिकल 2 क्या डिफाइन करता है? इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें और प्लीज़ कमेंट जरूर करें। जो कोई वीडियो देखे प्लीज़ इन आंसर्स क्वेश्चंस का आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्वेश्चन 247 या डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक से, जहाँ पर आपको सारे PDF नोट्स मिल जाएंगे जो हम लोग एनालिसिस करते हैं। वो सारे के सारे PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे, डिजिटल नोट्स, जहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं हर किसी चीज़ के बारे में। चलिए पहली न्यूज़ देखते हैं हम लोग आज। पहली न्यूज़ आती है कैग, राफेल वेंडर्स येट टू कंफर्म टेक ट्रांसफर की। राफेल वेंडर्स जो थे वो अभी भी टेक ट्रांसफर की बात अभी कंफर्म नहीं की उन्होंने। डीआरडीओ वाज टू रिसीव असिस्टेंस फॉर डेवलपिंग एलसी इंजन, कि डीआरडीओ को भी असिस्टेंस मिलना था एलसी इंजन जो था उसको डेवलप करने के लिए। तो इस न्यूज़ में बताया गया है कि फ्रेंच एरोस्पेस मेजर डसॉल्ट एविएशन एंड यूरोपियन मिसाइल मेकर एमरीडी जो है have till date not confirmed the transfer of technology for the indigenous development of engine की। indigenous development of engine के लिए जो वो टेक्नोलॉजी देने वाले थे उसके लिए अभी तक उन्होंने कंफर्म नहीं किया है। लाइन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जो एलसी इंजन था उसके एयरक्राफ्ट के लिए जो इंडिजिनस डेवलपमेंट के लिए इंडिया में वो लोग अपनी टेक्नोलॉजी बताने वाले थे, तो वो अभी तक उन्होंने कंफर्म नहीं किया है कि वो देंगे कि नहीं देंगे। बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट रिलेट हुआ था। 60,000 करोड़ डील हुई थी 36 राफेल जेट फाइटर जेट्स की, ऐसा कैग ने बताया है कल पार्लियामेंट में। तो हम लोग देख लेते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट आता है डीआरडीओ और कैग। डीआरडीओ और कैग इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। पहले देखते हैं डीआरडीओ। डीआरडीओ वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इट इज वर्किंग टू एस्टेब्लिश वर्ल्ड क्लास साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस फॉर इंडिया, एक वर्ल्ड क्लास साइंस और टेक्नोलॉजी बेस इंडिया को बनाना। इसे एस्टेब्लिश किया गया था 1958 में आफ्टर कंबाइनिंग टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट TD of the Indian Army Directorate of Technical Development and Protection DTDP विद द डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके इन लोगों ने डीआरडीओ एस्टेब्लिश किया था। स्टार्टिंग विद 10 लेबोरेटरीज, पहले 10 लेबोरेटरी थी इस वक्त, लेकिन डीआरडीओ में 152 लेबोरेटरीज है जो मेनली डिफेंस टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए, जैसे एरोनॉटिक्स डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉम्बैट व्हीकल्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मिसाइल्स, एडवांस कंप्यूटिंग, इन सब में वर्क करती है। लगभग प्रेजेंटली जो ऑर्गेनाइजेशन में 5,000 साइंटिस्ट हैं और उनके साथ साथ 25,000 अदर साइंटिफिक टेक्निकल्स हैं जो मदद करते हैं। मिशन इसका क्या है डीआरडीओ का? इसका मिशन है डिजाइन, डेवलप एंड लीड टू प्रोडक्शन स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर्स की वेपन सिस्टम, प्लेटफॉर्म, एलाइड इक्विपमेंट फॉर डिफेंस, की डिफेंस सर्विस को पूरी तरह से तैयार रखना। अगर इन फ्यूचर कोई टेक्नोलॉजी दिक्कत आए तो उस टेक्नोलॉजी को भी बनाए रखना जिससे डिफेंस सर्विसेज को प्रोवाइड की जा सके। टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन टू द सर्विसेज, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करना सर्विसेज को। ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था IGMDP, वो चालू किया गया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा, जिन्हें एक मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो उन्होंने कई मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए वर्क किया था काफ़ी ज़्यादा, और उन्होंने काफ़ी इसमें इट वॉज इंटेंडेड टू अटेन सेल्फ सफिशिएंसी, की सेल्फ सफिशिएंसी हो पाए इंडिया के पास इन द फील्ड ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी। चलिए अब हम देखते हैं कैग को। अब आता है कैग। कैग होता क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। ये एक अथॉरिटी है जिसे स्टेब्लिश किया गया था आर्टिकल 148 के द्वारा, विच जो ऑडिट करते हैं ऑल रिसीव्ड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। और जो बॉडीज या अथॉरिटीज जो गवर्नमेंटली फाइनेंस्ड होती हैं उनको ये पूरी तरह से ऑडिट करता है, देखता है कि किस तरह का खर्च हुआ है, ये सब देखता है और रिपोर्ट बनाता है। जो रिपोर्ट होती है वो पार्लियामेंट में लीक की जाती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी द्वारा एंड कमिटीज ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, जो एक स्पेशल कमिटीज है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और स्टेट लेजिस्लेटर की। कैग एक ऑल्सो हेड होता है इंडियन ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट का,
जो मैनेज करते हैं ऑफिसर्स ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, और लगभग इसमें 43,576 एम्प्लॉयज अक्रॉस द कंट्री। ये जो ऑडिट क्या कहते हैं, ऑडिटेड अकाउंट सर्विस डिपार्टमेंट है। कैग इज मेंशन, इसे मेंशन किया गया था आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 तक। कैग इज रैंक 9th एंड एंजॉयज द सेम स्टेटस एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कैग की रैंक जो है क्या कहते हैं, जैसे फर्स्ट रैंक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की होती है, उसके बाद जो 9th रैंक है वो कैग की है, जो एक इक्वल स्टेटस लेती है जितना एक सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है। इस वक्त क्या कहते हैं, अपॉइंटमेंट कैसे होता है इसका, कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसे अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा। इसमें कई रिकमेंडेशन पे प्राइम मिनिस्टर के इसे बनाया जाता है। he or she has to make an oath or affirmation before the parliament of president of India, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने ही के द्वारा ही इनको अपॉइंटमेंट या ओथ दिलाई जाती है। इसे रिमूव किया जा सकता है बाय एन एड्रेस फ्रॉम बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। CAG वेकेट्स ऑफिस ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 65 ईयर्स। 65 ईयर्स होने पर वो अपना ऑफिस छोड़ सकते हैं या 6 साल के टर्म के बाद। आप बताइए कि करेंटली हमारे इंडिया का कैग कौन है करेंटली कौन है कैग, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है SC ग्रांट्स रिलीफ टू फेसबुक ऑफिशियल, की कोर्ट ने कहा है दिल्ली असेंबली पैनल टू नॉट फिक्स एनी मीटिंग इन अजीत मोहन फॉर नाउ। कि दिल्ली असेंबली जो लेजिस्लेटिव असेंबली उसने क्लैरिफाई किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे नो कोर्सिव स्टेप्स वर इंटेंडेड अगेंस्ट अजीत मोहन, जो वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर फेसबुक इंडिया ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के, उनके ऊपर जो टू अपीयर बिफोर एट इज विटनेस इन कनेक्शन विद एलिगेशन लिंक टू द दिल्ली राइट्स, की जो उन कहा जा रहा है कि वो एक विटनेस है, जो कनेक्शन की बात की जा रही है कि फेसबुक ऑफिशियल्स की, कि एलिगेशन जो लगाई जा रही है कि वो दिल्ली के जो दंगे हुए थे फरवरी में, उसके कारण उनको वो भी उसमें शामिल थे। वो शामिल नहीं थे, क्या कहते हैं, फेसबुक के द्वारा हुए थे, काफ़ी ज़्यादा फैलाया गया था, तो ऐसी बात की जा रही है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई कोर्सिव स्टेप्स नहीं दिया है, तो उस पर यही बात की गई। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है मॉनसून सेशन एंड्स इन अ फ्लरी ऑफ प्रोटेस्ट, की जो मॉनसून सेशन था कल 23 तारीख को ख़त्म हो गया है। जैसे कोरोना वायरस को देखते हुए पहले वो 1 अक्टूबर को ख़त्म होना था, लेकिन इस कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते हुए देखकर उसे 23 तारीख को ही ख़त्म कर दिया गया। लेकिन ये पार्लियामेंट इन लोग ने बंद कर दिया है, लेकिन लास्ट डे भी अपोजिशन पार्टीज ने काफ़ी ज़्यादा एजिटेशन दिखाया, पार्लियामेंट में काफ़ी गुस्सा दिखाया है, काफ़ी अपोज भी किया है, कि कहते हैं कि जो उन्होंने बिल पास की इसमें वो पूरी तरह से अपने मन मर्जी करी है। तो इस तरह से कई बात उन्होंने की अपोजिशन पार्टी वालों ने, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है सेंटर सेज लैब्स इन दिल्ली कैन डू 27,000 RT-PCR टेस्ट अ डे, की जो लैब्स हैं दिल्ली में, सेंटर ने कहा ऐसा कि कहते हैं 27,000 RT-PCR टेस्ट हर दिन हो सकते हैं दिल्ली में। दिल्ली गवर्नमेंट ऑफिशियल सेज फिगर टू हाई, लाइकली कैपेसिटी अराउंड 15 to 20,000। इस पर दिल्ली और गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, उन्होंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बता दिया सेंटर ने, ऐसा नहीं है, 15,000 से 20,000 तक टेस्टिंग हो सकती है RT-PCR टेस्ट दिल्ली में। तो इसमें हम लोग देख रहे थे ये PCR टेस्ट होता क्या है, PCR RT-PCR टेस्ट। RT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये एक लेबोरेटरी टेक्निक होती है कंबाइनिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ RNA इनटू DNA, की RNA से DNA कन्वर्ट किया जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री DNA को लो या cDNA को लो, और एम्पलीफाई किया जाता है स्पेसिफिक DNA टारगेट्स यूजिंग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा। ये अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक RNA चेक करने के लिए किया जाता है। ये जो होता है ये RNA रिसर्च एंड क्लिनिकल सेटिंग, कि पहले ये जैसे RNA होता है, फिर RNA को कन्वर्ट किया जाता है, RNA को कन्वर्ट किया जाता है DNA में, फिर इसको एम्पलीफाई किया जाता है जिससे इन्फेक्शन पता चल सके, और उसके बाद पता चलता है कि आपको कोरोना है कि नहीं। तो ये कोरोना चेक करने के लिए काफ़ी स्पेसिफिक स्टेप है, एक सर्टेन कहते हैं टेस्ट हो गया है जिससे पता चलता है, नहीं तो एंटीजन से काफ़ी गलत गलत टेस्ट भी आने लगे। तो जो अभी नए स्टेप आए जैसे सलाइवा टेस्ट हो गया, तो उनको भी प्रमोट करना चाहिए। तो इसमें बताया गया कि कैसे टेस्ट होता है, पहले कलेक्ट किया जाता है सैंपल, फिर एक RNA सेपरेटेड फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल्स, फिर उसको DNA में कन्वर्ट किया जाता है, फिर PCR मशीन के द्वारा उसे डुप्लीकेट किया जाता है DNA को कई ज़्यादा, और फिर डिटेक्ट होता है कि फ्लोरेसेंट डाई के द्वारा कि कोरोना है कि नहीं। तो इस तरह एंटीबॉडी टेस्ट भी होता है। तो चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। आज का पहला एडिटोरियल है अ लाइट टच,
लाइट टच इसमें बताया गया है कि अ प्रॉब्लमेटिक कंटेंट अराउंड इन द डिजिटल स्पेस बट रेगुलेशन मस्ट बी सैगेशियस। कि जो प्रॉब्लमेटिक कंटेंट इस वक्त जो डिजिटल स्पेस में जो डिजिटल मीडिया में फ्लो होता है उसको रोकने के लिए स्टेप बनानी चाहिए। गवर्नमेंट ने इसी कुछ दिनों में तो कुछ स्टेप्स भी लिए हैं कि जैसे सिग्नल दैट मोर रूल्स टू टैकल द प्रॉब्लम्स ऑफ अनलॉफुल कंटेंट। जो अनलॉफुल कंटेंट या जो हार्म कॉजिंग डिस इन्फॉर्मेशन डिजिटल मीडिया में फ्लो करता है उसे रोकना चाहिए। और उस पर क्या कहते हैं कई रूल भी होने चाहिए इस तरह के प्रॉब्लम्स को टैकल करने के। तो इस पूरे एडिटोरियल में यही बात की गई कैसे उसको टैकल किया जाए इस तरह के इशू को। इंटरनेट में जैसे दंगों की बात जो होती है फेसबुक में जो सर्कुलेट होता है मैटर, तो इस तरह के मैटर्स को रोकने के लिए कई रूल्स बनाने चाहिए जिससे ये सारे इशू कंट्रोल किए जा सके। चलिए अगला एडिटोरियल आता है अनलॉकिंग कैंपसेस। कि a surge in cases or in schools and colleges should be prevented using a test trace isolate model। कि जो अगर ये लोग बात करें गवर्नमेंट की स्कूल्स एंड कॉलेजेस खोले जाएं, जैसे कॉलेजेस की रीओपनिंग फर्स्ट सेमेस्टर की जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होंगे उनकी है 1 नवंबर से ऐसी कही जा रही थी, यूजीसी ने एक रिपोर्ट में कहा है। तो इसमें कहा गया कि टेस्ट ट्रेस आइसोलेट मॉडल पे लोगों को वर्क करना चाहिए। पहले कि टेस्ट किया जाए चाहिए, फिर ट्रेस किया जाना चाहिए, फिर उनको आइसोलेट किया जाना चाहिए। जिस तभी हम क्या कहते हैं ये स्कूल कॉलेजेस खोल सकते हैं, वरना स्कूल कॉलेजेस खोलने से इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो टेस्ट टेस्ट आइसोलेट मॉडल से भी दिक्कत हो सकती है इन फ्यूचर। लेकिन इस पे कहा गया है कि अगर आप 1 नवंबर को खोलते हैं तो आपको इन मॉडल पे ही वर्क करना होगा, ऐसा कहा गया। तो यूजीसी ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें कहा कि वो 1 नवंबर से नए साल का जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है फर्स्ट ईयर के, उनका 1 नवंबर से कॉलेज खुलेगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट आता है यूजीसी। तो यूजीसी को हम लोग अलग से देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टैचुरी बॉडी जिसे बनाया गया था 1956 में। ये कोऑर्डिनेशन डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन देखती है। इसे फॉर्म किया गया था 1946 में 3 यूनिवर्सिटीज़ के लिए, अलीगढ़, बनारस और दिल्ली। 1947 में जब हमें आज़ादी मिली उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद 1948 में एक कमेटी बनी, उनके चेयरमैन थे एस राधाकृष्णन। उनकी चेयरमैनशिप में जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन था यूके का, उसके तर्ज पे इसे बनाया गया। यूजीसी इसलिए दोबारा स्टेब्लिश की गई थी नवंबर 1956 में। एक एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट में, उसके बाद इसे स्टैचुरी बॉडी बनाया गया था। इसके फंक्शंस क्या होते हैं? प्रोवाइड रिकॉग्निशन टू यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, इट ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रांट्स टू यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस इन इंडिया, इट प्रोवाइड्स स्कॉलरशिप फेलोशिप्स टू बेनिफिशियरीज, इट मॉनिटर्स कंफर्मेटरीज टू इट रेगुलेशन बाय यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस की। क्या कहते हैं रेगुलेशन प्रोवाइड करता है, रेगुलेशन रूल्स प्रोवाइड करता है यूनिवर्सिटीज़ को, ग्रांट्स प्रोवाइड करता है और देखता है कि स्कॉलरशिप के लिए जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप फेलोशिप प्रोवाइड करता है और देखता है जो उसके रेगुलेशंस हैं रूल्स हैं उसे फॉलो किया जा रहा है कि नहीं यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं, अगला एडिटोरियल। अब अगला एडिटोरियल आता है सीइंग डिस्टोपिया इन इंडियाज डेमोक्रेसी। क्या कहते हैं इसमें, या क्या कहते हैं पहले देख लेते हैं ये डिस्टोपिया क्या होता है और इंडिया की कौन सी डेमोक्रेसी की बात की जा रही है। इसको हम लोग अलग पूरे एडिटोरियल का अपने आंसर राइटिंग फॉर्मेट देखते हैं। पहले देखते हैं डिस्टोपिया क्या होता है। डिस्टोपिया मतलब एक इमेजिनड स्टेट ऑफ सोसाइटी इन विच देयर इज अ ग्रेट सफरिंग ऑन इनजस्टिस। कि ऐसी स्टेट या सोसाइटी जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनजस्टिस हो रहा हो या लोगों की बातें ना सुनी जा रही हो, पूरी तरह से जस्टिस ना मिलने के कारण इनजस्टिस हो रहा हो, लोगों के साथ सफ़र कर रहे हैं लोग, तो उसे कहते हैं डिस्टोपिया। अब देखते हैं आज का एडिटोरियल। इंडियन एडिटोरियल था डेमोक्रेसी के बारे में, डिस्टोपिया ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसमें पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी देन एंड नाउ। पहले क्या था अब क्या है, इसका इंट्रोडक्शन होता है। पहले आइडिया था डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट होती है पीपल के लिए, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। लेकिन अब कॉमन फॉर्म में डेमोक्रेसी एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होगी जिसमें क्या कहते हैं सिटीजन इलेक्ट तो करते हैं ऑफिशियल्स को, पॉलिटिकल डिसीजंस, फॉर्मुलेट लॉज, एडमिनिस्ट्रेट प्रोग्राम फॉर द पब्लिक गुड, कि ये सब वर्क करे पॉलिटिशियंस जो है। लेकिन होता ऐसा नहीं है। डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी अब ये हो गई है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, ऐसा अब्राहम लिंकन ने कहा था। फिर ब्राइस ने कहा था कि डेमोक्रेसी रियली मीन्स नथिंग मोर और लेस देन द रूल ऑफ द होल पीपल, एक्सप्रेसिंग देयर सोवरेन विल बी देयर बाय द वोट्स। की डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट की पूरी तरह से लोगों की गवर्नमेंट होती है, क्या कहते हैं रूल होता है जो क्या कहते हैं सोवरेनिटी बढ़ाता है अगर वो अपने वोट से अपना डिसीजन
जैसा बताना चाहें तो वो अपना बता सकते हैं। और मैक्लेवर ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज नॉट अ वे ऑफ गवर्निंग whether by majority or otherwise, but primarily a way of determining who shall govern and broadly to what ends। की ये कोई ये नहीं बताती कि किस तरह से गवर्न करना है या कौन मेजोरिटी में रहेगा या नहीं, और किस तरह से क्या कहते हैं डिटरमाइन करना है हु शैल गवर्न एंड ब्रॉडली टू व्हाट एंड, किस एंड में करना है। ये नहीं बताती, ये बताती है कि कैसे आपको किसको सेलेक्ट करना है, किसको मेजोरिटी देनी है, ये बताती है। आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी लाया गया था ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया और पोस्ट इंडिपेंडेंस के दौरान। महात्मा गांधी ने उस वक्त कहा था ऑन डेमोक्रेसी की डेमोक्रेसी मस्ट मीन आर्ट ऑफ साइंस इन मोबिलाइजिंग द इंटायर फिजिकल इकोनॉमिक एंड स्पिरिचुअल सोर्सेज ऑफ ऑल वेरियस सेक्शंस ऑफ पीपल इन द सर्विस ऑफ द कॉमन गुड ऑफ की कॉमन गुड ऑफ पीपल के लिए हर किसी को वन करना चाहिए। इसी तरह नेहरू ने भी डेमोक्रेसी में कहा था कि डेमोक्रेसी मीन्स एनीथिंग, जैसे इक्वालिटी मीन्स इक्वालिटी नॉट मेनली द इक्वालिटी ऑफ पोसेसिंग अ वोट बट इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी, कि इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी होता है। कराची रिजोल्यूशन में जैसे 1931 में जब कराची सेशन रिफ्लेक्टेड द विजन ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें कहा गया था कि एक फॉर्मल होल्डिंग होनी चाहिए इलेक्शन के लिए इंडियन सोशल स्ट्रक्चर टू हैव जेन्युइन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है? पॉजिटिवली डेमोक्रेसी सीक्स टू मेंटेन एंड एजर्ट द बेलो राइट, जैसे राइट टू फ्री एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, अपोजिशन एंड क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ डे, right to change of government, protection from arbitrary interference, fundamental rights of citizens, the rights of minority, right to hold dissident release। मॉडर्न डे डेमोक्रेसी क्या है कि इंडिपेंडेंस के बाद हमने देखा कि इंडिया ने मैनेज किया कई डेमोक्रेटिक पाथ में कि अनप्रेसिडेंटेड अमंग स्टेट की कॉलोनियलिज्म जो था लास्ट सेंचुरी में उसे खत्म किया जाए। मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी चाहते थे कि ग्रेट केयर की जाए, अटेंशन दी जाए इस डिटेल पे। रिसेंटली हमने देखा कि डोमिनेंस ऑफ हिंदू नेशनलिस्ट एंड मैनर इन व्हिच दे हैव गिवन राइट्स टू क्लेम दैट इंडियाज डेमोक्रेटिक एंड मिनॉरिटी आर इन ग्रेव डेंजर। कि जिस तरह से इस वक्त रूलिंग हो रही है वो काफ़ी तरह से डेंजर फैला रहा है, हिंदू के सेकुलरिज्म में, सोवरेनिटी में काफ़ी तरह से हार्म हो सकता है। इसमें लास्ट में कहा गया एट ए टाइम व्हेन पॉलिटिक्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर इज लीनिंग डेंजरसली टुवर्ड्स सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटेरियन नेशनल सिक्योरिटी, जिससे दिक्कतें हो रही है, कल्चर नेशनलिज्म दिक्कत फैला रहा है। द वैल्यूज एंड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल एम्ब्रेस्ड बाय देम आर रिलेवेंट नॉट यस्टरडे और टुडे बट फॉरएवर। ये जो वैल्यूज और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो एम्ब्रेस किए गए हमारे अंदर, उसे अभी नहीं हमेशा बनाए रखना है, हमेशा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है लेबर बिल पास्ड अमिड बैकआउट की, जो बैकआउट किया गया लेबर बिल्स का, लेकिन तब भी ये सब पास कर दिए गए विद द राज्यसभा पासिंग द जो पास हुआ इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 और द सोशल सिक्योरिटी कोड। तो ये तीनों बिल जो लेबर बिल्स थे, जो ऐसे ही एग्रीकल्चर बिल्स पास हुए थे, वैसे ही लेबर बिल्स भी कल पास कर दिए गए। बॉयकॉट किया गया इनका, लेकिन तभी ये पास कर दिए गए। चलिए अगली अगली न्यूज़ आती है 40% टॉयलेट्स इन गवर्नमेंट स्कूल नॉन एग्जिस्टेंट अनयूज्ड। जो 40% टॉयलेट्स है गवर्नमेंट स्कूल में वो नॉन एग्जिस्ट ही नहीं करते, बने ही नहीं वहाँ पे, और कुछ तो अनयूज्ड भी है। तो ओवर 1.4 लाख ऑफ देम वर बिल्ट बाय 53 सीपीएसईज। जो सीपीएसईज के द्वारा बनाए गए थे 1.4 लाख टॉयलेट्स, लेकिन उनमें से 40% वर्क ही नहीं करते और कुछ तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। पब्लिक सेक्टर ने ऐसा क्लेम किया था कि 1.4 टॉयलेट्स बनाए गए गवर्नमेंट स्कूल में एज अ पार्ट ऑफ राइट टू एजुकेशन प्रोजेक्ट, लेकिन 40% ऐसा कैग की रिपोर्ट में बताया गया है कि एग्जिस्ट ही नहीं करते, नॉन एग्जिस्टेंट है और पार्शली कंस्ट्रक्टेड या अनयूज्ड है। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इन एन अर्डर रिपोर्ट जो शो की गई है, ले कर दी गई है पार्लियामेंट में, उसमें कहा गया कि 70% डिड नॉट हैव रनिंग वाटर फैसिलिटीज इन द टॉयलेट, की 70% में वाटर फैसिलिटीज नहीं है टॉयलेट में, वाइल 75% वर नॉट बीइंग मेंटेन हाइजीनिकली। 75% वहाँ पे हाइजीन की प्रॉपर हाइजीन नहीं फॉलो किया जा रहा है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है प्राइसेस आर्टिफैक्ट्स डैमेज इन इंडियन म्यूजियम रेनोवेशन की। जो इंडियन म्यूजियम रेनोवेशन हो रहा था, कैग ने ऐसे बताया कि जो प्राइस आर्टिफैक्ट्स है वो डैमेज हो गए कुछ। जिसमें कहा गया कि जो रेनोवेशन हुआ इंडियन म्यूजियम जो कोलकाता में, वहाँ पे तो नेसेसरी कंजर्वेशन प्रोसेस जो होता है उसको फॉलो नहीं किया करा, जिसके कारण प्राइसलेस जो आर्टिफैक्ट्स थे वो डैमेज हो गए, ऐसा कैग का कहना है। कैग ने अपने स्टेटमेंट में कहा, जो उन्होंने पार्लियामेंट में रिपोर्ट फाइल शो की लेगी, उन्होंने कहा कि रिलेटिंग टू 37 सिविल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
कि उन्होंने जो रिपोर्ट फाइल की वो 37 सिविल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट जो है यूनियन गवर्नमेंट के, उनके बारे में ये रिपोर्ट फाइल की गई थी, जिसमें ये सारी बातें की गई, जैसे टॉयलेट्स के बारे में, जिससे इससे पहले हमने न्यूज़ देखी और उसके बाद अभी जो देखी, तो उसके बारे में बात की गई। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।